नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर यूपी एएनएम 2022 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के है। तो फाइनली जो है आयोग से नोटिस जारी हो चुकी है। जैसा कि हमने आपको कई बार बताया था कि आप एएनएम का नोटिफिकेशन कई बार पढ़ लीजिए। नोटिफिकेशन के अनुसार ही सब कुछ होना है, उससे बाहर एक भी पॉइंट्स आपको कुछ नहीं करना है। कौन क्या बता रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। नोटिफिकेशन आप पढ़िए, उसमें कोई पॉइंट्स आपको समझ में ना आए, वहाँ पे किसी भी प्रमाण पत्रों को लेकर के आपको चीज़ें समझ में अगर ना आए तो आप पूछिए। चाहे जाति प्रमाण पत्र के बारे में हो, चाहे ईडब्ल्यूएस के बारे में हो, या फिर संविदा का जो अनुभव है उसके बारे में हो, सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे से आपके इस डीबी की नोटिस में दिया गया है। और जैसा कि हमने आप सभी को बताया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिर्फ लखनऊ में होगा। स्टाफ बढ़ाए जाएंगे, स्टाफ ज़्यादा चाहिए, इस वजह से जो है कुछ अन्य ज़िलों के भी स्टाफ को बुलाया गया है और उसी के लिए एक पत्र जारी भी किया गया था। मुख्य सचिव जी ने वहाँ पर उनके कॉन्टैक्ट नंबर व अन्य जानकारी मांगी थी। तो ये वीडियो सभी को देखना है, जितने भी 17,713 सबको डीबी करानी है, सबको डीबी करवानी है। और सभी प्रमाण पत्र आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आपके पास जितना भी समय है अभी फ़िलहाल में 1 हफ्ते का, इसमें भी आप संडे छोड़ दीजिए तो 1 सप्ताह आप मान लीजिए। कल से 1 सप्ताह क्या 6 दिन ही मान लीजिए, क्योंकि 9 तारीख से आपका डीबी स्टार्ट ही हो रहा है। 9 से 18 तक डीबी होना है। और जैसा हम लोग सोच रहे थे कि 15, 16, 18 दिन, 20 दिन तक भी समय लग सकता है, लेकिन बहुत जल्दी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जा रही है, मात्र 10 दिन के अंदर। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप लास्ट तक देखें, कोई भी पार्ट आप स्किप मत करिएगा। और वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी आप कर लीजिएगा। थोड़ी देर पहले यूपी लेखपाल और यूडी एलडी और एसआई परीक्षा स्थगित हो गई, पोस्टपोन हो गई, उसको लेकर के नोटिस जारी हुआ था। और थोड़ी देर बाद उसकी देखिए, और हमने उसी जो नोटिस हमने वीडियो बनाया था, हमने उसमें कहा भी था कि अब जो है आपकी भर्ती पर कार्य और तेज़ी से होगा। फिर देखिए तुरंत आपकी भी नोटिस आ गई डीबी की, और हमें लग रहा था कि शायद आज जो है 9 बजे तक भी उम्मीद है कि नोटिस आपकी आ सकती है। आयोग की विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2021 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा के अंतर्गत परिवार महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए। 9,212 टोटल वैकेंसीज हैं। 9 तारीख से टोटल 17,713 अभ्यर्थियों को अभिलेख परीक्षण के लिए 9 तारीख से लेकर के 9 जून से लेकर के 18 जून तक आपको बुलाया जाएगा। अब आपको किस दिन आना है, अभी इसको लेकर के एक नोटिस और आएगी। अभी आप परेशान मत होइएगा। अभी आपको किस दिन किस पाली में, 2 शिफ्ट में यहाँ पर है, तो आपका किस पाली में रहेगा और किस दिन रहेगा, अभी उसको लेकर के एक नोटिस और आएगी। और किस स्थान पर है, तो पिकअप भवन में नहीं है, वहाँ पे स्पेस की कमी होने की वजह से। तो यहाँ पर देखिए, बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज केकेवी स्टेशन रोड चारबाग लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। तो इसका हम एड्रेस एक बार देख लेंगे, कंफर्म करके आपको एड्रेस के बारे में अच्छे से बता देंगे कि आपको एड्रेस पे कैसे पहुँचना है। अगर आप देखेंगे चारबाग स्टेशन और बगल में ही आपका बस डिपो है, तो वहाँ से किस प्रकार से आपको जाना रहेगा, आपको उसकी जानकारी हम दे देंगे। अभिलेख परीक्षण के समय सभी अभ्यर्थियों के सभी शैक्षिक अभिलेखों 10वीं 12वीं एएनएम का, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जाति, ईडब्ल्यूएस, अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा था कि आप कौन क्या बता रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ एएनएम का नोटिफिकेशन देखिए, उसमें जो बोला गया है उसके अलावा आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। आयु में शिथिलता के समर्थन में, मतलब आप संविदा कर्मी हैं तो उसमें आप देखेंगे दिया हुआ था कि 1 साल का अगर अनुभव है तो आपको 1 साल आयु सीमा में छूट मिलेगी। 2 साल का है तो 2 साल आयु सीमा में आपको छूट मिलेगी। प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों, अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों से मिलान, यानी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और प्लस उसकी जो है फोटोकॉपी को करा लेनी है। कम से कम 4 सेट करा लीजिए आप। सत्यापन व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अभिलेख परीक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है। आगे भी 2 पेज और है इसका। अभिलेख परीक्षण हेतु दिवस एवं पालीवार कार्यक्रम यथा समय आयोग की वेबसाइट पर पृथक से सूचित किया जाएगा। मतलब आपका किस दिन और किस पाली में होगा उसको लेकर के भी नोटिस फिर से आएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपका डेट ऑफ बर्थ आपके 10वीं के सर्टिफिकेट और मार्कशीट से वेरीफाई किया जाएगा। ये हमने आपको बहुत पहले बताया था। आधार कार्ड में क्या है, आपको उससे परेशान नहीं होना था। आधार कार्ड मतलब आईडी, उसका नाम ही है आईडी, मतलब आपकी आइडेंटिटी केवल जांची जाएगी। उसमें आपका नाम, और पति का नाम है तो पति का नाम, पिता का नाम है तो पिता का नाम, वो बिल्कुल क्लियर सही होना चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
तो हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के अंक पत्र प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी। आयु सीमा देखिए 18 से 40 है, और बाकी जो छूट है आरक्षण के लिए या फिर जो संविदा कर्मी है उसका भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा अगर आपको छूट चाहिए होगी। शेष के लिए यहाँ पर देखिए केवल उत्तर प्रदेश में निवास करने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु, इसमें देखिए EWS का नाम नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा। OBC SC ST के अभ्यर्थियों हेतु, इसमें जनरल भी नहीं है, इन दोनों को आप छोड़ दीजिए। अभ्यर्थियों हेतु पिता पक्ष की ओर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन के परिशिष्ट में अंकित प्रारूप पर ही मान्य होगा। अभी हम एक बार आपको दिखाएंगे वो प्रारूप कौन सा है, वो प्रारूप आपको हम पहले भी दिखाए थे। तो जो बनता है हम सभी का जाति प्रमाण पत्र या फिर निवास या EWS का, तो वो सभी उसी प्रारूप पर बनता है। एक बार आप थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष की ओर से ही निर्गत होना चाहिए। विज्ञापन के प्रस्तर 8.3 के अनुसार जो विज्ञापन नोटिफिकेशन ANM का उसमें जो 8.3 है पॉइंट के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 5/1/2022 के पहले का होना चाहिए। अब ये चीज़ तो हमने पता नहीं आपको सैकड़ों बार बताई होंगी कि ये डेट आप याद रख लीजिए, इसके डेट के पहले का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। थोड़ा पुराना भी अगर रहेगा ना तो भी आपका चल जाएगा, ऑनलाइन बना हो, लेकिन आप नया वाला हमने सिर्फ इसलिए कहा था कि आप बनवा लीजिए, क्या पता उससे कुछ काम बन जाए आपका, क्योंकि पुराना किसी के पास नहीं है या पति पक्ष का आपने बनवा लिया है तो पति पक्ष का वैसे भी नहीं चलेगा, तो फिर उसका सलूशन क्या था। तो इसलिए हमने वहाँ पर कहा था कि आप पिता पक्ष वाला बनवा लीजिए, बाकी आपका पुराना ही चलेगा। हमने आपको कई बार बताया था 5/1/2022 तक जारी किया गया होना चाहिए, चाहे EWS हो, चाहे निवास हो, चाहे जाति हो, ये सभी आपके 5/1/2022 के पहले का होना चाहिए। ज़्यादा पुराना है तो भी आप उम्मीद रखिए कि आपका हो जाएगा। विज्ञापन के प्रस्ताव 12.3 के अनुसार आरक्षण संबंधी लाभ केवल उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को ही अनुमन्य है। यानी मान लीजिए किसी के पिता अदर स्टेट के हैं, शादी आपके उत्तर प्रदेश में हुई है, पति आपके उत्तर प्रदेश के हैं, तो जब आपका जाति प्रमाण पत्र ही आपके पिता के नाम से निर्गत होगा, पिता के पक्ष की ओर से निर्गत होगा, तो ऐसे में फिर आप ऑटोमेटिकली अदर स्टेट से आ जाएंगे। अदर स्टेट के होने की दशा में आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आपको अनारक्षित श्रेणी का माना जाएगा। संविदा के आधार पर किए गए कार्य की अवधि के आधार पर विज्ञापन के प्रस्ताव 7 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर, यानी किसी अदर स्टेट का नहीं चलेगा, संविदा वाला उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। और जो अन्य प्रकार के जो कोर्सेज हैं जैसे आप बताते हैं तो वो सब नहीं चलेगा, सिर्फ आपका यही चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा के आधार पर ANM यानी सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में आपने कार्य किया हो और इस नियमावली के नियम 8(2) में विहित अर्हता धारण करते हो, यानी जो अन्य एलिजिबिलिटी है वो सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यानी 5/1/2022 तक आपके पास जाति निवास हो या फिर EWS तो EWS हो। EWS आपका पति पक्ष का वो चल जाएगा, लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र है OBC SC ST आपके लिए पिता पक्ष से निर्गत ही चाहिए होगा। ये सब चीज़ें हमने आपको बिल्कुल क्लियर बताई हुई है कई बार। शेष आपका जो ANM डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो सभी कोर्सेज आपका जो है, जो रिजल्ट आपका है 5/1/2022 के पहले का आया हुआ होना चाहिए। विहित अर्हता धारण करते हो कि ऊपरी आयु सीमा सीधी भर्ती के लिए उन्हें पात्रता योग्य बनाए जाने हेतु अधिकतम 5 वर्ष के अध्ययन दिन उतनी पूर्ण की गई सेवा वर्षों जितनी भी संविदा के आधार पर की हो तक अधिक होगी। यानी मान लीजिए आपकी आयु 3 साल है, ठीक है, और 40 की एज लिमिट है सपोज दैट। मान लीजिए आपने 4 वर्ष संविदा पर कार्य किया अनुभव, तो इसका तो आपको भारांक मिलेगा ही 4 या 12 नंबर, प्लस आपको 4 साल आपको आयु सीमा में छूट भी मिल जाएगी, तो आप 44 तक मान्य किए जाएंगे। आपकी आयु 43 साल है तो भी आप मान्य रहेंगे। इसी प्रकार से 5 साल तक मिलेगा अधिकतम, 5 साल से ऊपर नहीं। अंक भी आपको 5 साल का 15 अंक मिलेगा अधिकतम, भले ही 6-7 साल का भी अनुभव हो, और आयु सीमा में छूट भी आपको अधिकतम 5 साल तक मिलेगी, जो संविदा के आधार पर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपको 2 तरह का आपको छूट नहीं मिलेगा। जैसे आप चाहें कि हमें SC ST के आधार पर भी छूट मिले आयु सीमा में, फिर हमें यहाँ पर भी छूट मिले। अभी नीचे लिखा है ये चीज़, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। विज्ञापन के प्रस्ताव 12.2 के अनुसार एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी अनुमन्य होगी, केवल एक ही छूट आपको मिलेगा। सामान्य वर्ग के हैं तो उनको तो 100% मिलेगा, लेकिन जो अदर आरक्षित वर्ग के हैं जहाँ पे आपको छूट मिलता है वैसे भी, तो दोनों में जो ज़्यादा छूट जहाँ पे होगी वो छूट आपके लिए मान्य होगा, केवल एक ही छूट आपको मिलेगा।
संविदा कर्मी के लिए देखिए यहाँ पर इस हेतु चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत महिला अभ्यर्थियों को इस प्रकार प्रदान किए जाने वाली छूट को प्रमाणित सत्यापित किए जाने के संबंध में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के संबंधित जनपद के यानी सभी अपने अपने जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षरित अथवा प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। हमने आपको बिल्कुल क्लियर बताया था कि सीएमओ के अलावा किसी और का मान्य नहीं करेंगे, वो सीएमओ या सीएमओ के स्तर का होना चाहिए। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देख लीजिए, इंटरमीडिएट ये होना चाहिए। इसके लिए आपका इंटरमीडिएट का 12वीं का अंक पत्र प्रमाण पत्र वेरीफाई किया जाएगा। अभ्यर्थी ने भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1.5 वर्ष या फिर 2 वर्ष का एएनएम का जो कोर्स है और साथ में जो 6 महीने का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूर्ण कर लिया हो और उत्तर प्रदेश के नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। जो आपको एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अलग से, वो आपने चाहे जब करवाया हो, इसके लिए दिक्कत नहीं, लेकिन आपका जो आपकी जो मतलब आपकी स्टडी है एएनएम वाली, वो आपका कंप्लीट हुआ रहना चाहिए 5/1/2022 के पहले का। अगर ये आपने अभी तक नहीं बनवाया तो इसको आप अभी बनवा लीजिए। और कहाँ से बनवाना आपको है? उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ जो काउंसिल है लखनऊ में, वहाँ से आपको अपने आप को पंजीकृत करवाना है, एएनएम का रजिस्ट्रेशन करवाना है सभी को। अब सभी को यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि आपको कहाँ से करवाना है, रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवाना है। भारतीय परिचर्या परिषद के संनियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ्स एएनएम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रसूति से संबंधित 6 महीने का प्रशिक्षण सहित का प्रमाण पत्र ये आपको देना पड़ेगा। ठीक है। और दूसरा आप देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में पंजीकरण प्रमाण पत्र, ये मस्ट है आपके लिए, अनिवार्य है। बिना इसके आपका डीबी नहीं हो पाएगा। ये आपको करवाना ही करवाना है, सभी को करवाना है। और इसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। कहीं आपने और से करवाया हो उससे मतलब नहीं है। अगर आपने यहाँ पर नहीं करवाया हो तो आप इसको करवा लीजिएगा। अभी आपके पास समय है 1 सप्ताह का या 6 दिन का मान लीजिए आप। और ये लास्ट पेज यहाँ पर देख लीजिए। जो अधिमानी अर्हता है कि अगर आप एनसीसी है या फिर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो और उसके लिए जो है सक्षम अधिकारी से स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र होगा, तो उसमें जो है आपको छूट मिलेगी मेरिट में समान होने पर। फिर यहाँ पर देखेंगे जो संविदा वाले हैं, 1 वर्ष की अगर आपका अनुभव है तो आपको 3 अंक और अधिकतम आपको 15 अंक तक मिलेगा। संविदा के आधार पर की गई सेवा के अगले और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में संविदा के आधार पर, कहीं और का नहीं चलेगा, प्राइवेट का नहीं चलेगा, अदर स्टेट का नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में एएनएम के रूप में आपने संविदा के आधार पर आपने कार्य किया हो, केवल उन्हीं को जो है ये लाभ मिलेगा। और इसके लिए आपको अपने संबंधित जनपद के केवल मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षरित अथवा प्रति हस्ताक्षरित अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। नोट यहाँ पर देखिए, संविदा के आधार पर कार्य करने के अनुभव की अवधि के समर्थन में अभ्यर्थी अन्य सहायक अभिलेख जैसे कि संविदा के आधार पर पहली तैनाती का आदेश, ज्वाइनिंग लेटर होगा ना आपके पास उसका, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी में पंजीकरण का प्रमाण, मानव संपदा पोर्टल से निर्गत वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट इत्यादि भी अपने साथ लाएं, जिससे कि अनुभव की अवधि के आगणन से संबंधित किसी बिंदु पर स्थिति स्पष्ट करने में सुगमता हो। तो ये पॉइंट हमने आपको नहीं बताया था, मैं इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके पास होंगी, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको घर पे नहीं छोड़ना है, ताकि आपके अनुभव को वेरीफाई करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो आयोग को। फिर देखिए यहाँ पर आरक्षण लंबोत की श्रेणी में, यानी अगर ओबीसी SC ST हैं तो आपके जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष की ओर से निर्गत होगा, तभी आपको इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। साथ ही साथ 5/1/2022 के पहले का होना चाहिए निर्गत। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासियों के लिए ही आरक्षण मिलेगा। अदर स्टेट के होंगे उनको सामान्य कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। EWS सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, ये भी जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होंगे उनका ही EWS माना जाएगा। निवासी से संबंधित प्रमाण पत्र विज्ञापन के परिशिष्ट में अंकित प्रारूप पर मान्य होगा। अभी एक बार हम आपको दिखाएंगे प्रारूप, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें पिता पति लिखा नहीं है। तो अगर आपकी शादी हो गई है तो पति पक्ष का, नहीं होगी तो पिता पक्ष का, क्योंकि उनकी आय के आधार पर ये बनता है। कहीं पर भी देखिए आय प्रमाण पत्र लिखा है, नहीं लिखा है, मैरिज सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट, ये जो आप परेशान हो रहे थे ना, ये जो आपको तामझाम लोग बता रहे थे ना, हमने आपको बार बार कहा था कि नोटिफिकेशन से बाहर आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा, वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको अभी नहीं देना है। चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, तो आप लोग वहाँ परेशान हो रहे थे, जबकि आपको
जो स्टेट काउंसिल होता है उसमें एएनएम का जो आपने रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कराया कि नहीं कराया, जो आवश्यक है जिसके बिना आपका डीबी होगा ही नहीं, वो आपको करवाना था। बहुत लोगों का अभी भी छूटा हुआ है या फिर उन्होंने कहीं और से करवाया होगा, तो जहाँ से करवाना है आप वहीं से करवाएंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पर फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन जो है और पीएच, तो आपके लिए जो है आपका सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जो है प्रमाण पत्र और जो निर्धारित प्रारूप दिया हुआ है एएनएम के नोटिफिकेशन में, और कहीं अगर आप पहले से कार्यरत हों केंद्र या राज्य सरकार की किसी सेवा में, तो आपको एनओसी भी देना आवश्यक है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा तो यहाँ पे नहीं, लेकिन एनओसी भी आपका जो है 5/1/2022 के पहले निर्गत ऐसा मांगा जाता है, लेकिन इसमें लिखा नहीं है, तो हो सकता है कि एनओसी आपने चाहे जब बनवाया हो एनओसी आपका मान्य होगा। ये पॉइंट एक बार आप फिर से देख लीजिए। जो एएनएम का रजिस्ट्रेशन करवाना आपको है, उत्तर प्रदेश नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो, और उसका जो है पंजीकरण प्रमाण पत्र आपको देना है डीबी के समय। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत कम है बस, लेकिन डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, सही प्रारूप में होने चाहिए, सही से निर्गत होना चाहिए, बस ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर एएनएम का नोटिफिकेशन देख लीजिए। बाकी जो चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी बता दी उसको छोड़ देते हैं, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं जो डीबी की नोटिस है। ये देखिए ईडब्ल्यूएस का प्रारूप है, और जो आपका बना होगा ना उसमें भी देखिए बिल्कुल ऐसे ही बना होगा आपका, बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पर फोटो लगा होगा आपका, साइन मोहर वगैरह सब लगा होगा, और ये सभी लाइन पॉइंट्स उसमें लिखे होंगे, तो आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जो आपने बनवाया होगा ना अपने ज़िले में, वो बिल्कुल सही बना होगा। अब किसी का उसमें वित्तीय वर्ष नहीं लिखा है, कुछ चीज़ें छूट गई है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है कि क्यों छूट गया वो चीज़ें, या उस पर जो प्रमाण पत्र क्रमांक होता है वो भी छूटना नहीं चाहिए। किस डेट को बना है वो डेट अंकित होना चाहिए। ये आपका हो गया स्वतंत्रता सेनानी के लिए प्रमाण पत्र जो प्रारूप है। ये आपका मान्यता प्राप्त खेल वैसे वो एनसीसी वाला हो गया, और प्रादेशिक सेना वाला हो गया, और कुशल खिलाड़ियों के लिए, और यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, और विकलांगों के लिए हो गया यहाँ पर, और ये हो गया आपका जाति प्रमाण पत्र। ठीक है। अब देखिए यही प्रारूप होता है जाति प्रमाण पत्र का, यही ऐसे ही होता है ना, थोड़ा बहुत उसमें होगा लेकिन यही होता है। ठीक है। और इसके अलावा ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हो गया, और ये आपका ओबीसी के लिए हो गया। ठीक है। बस एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, जो आपका बना होगा ना उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि पिता पक्ष की ओर से ही निर्गत प्रमाण पत्र क्यों मैं आपको बार बार कह रहा था। ठीक है। तो ये वीडियो आप पूरा देखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ, और जो भी बातें होंगी हम लोग कल सुबह फिर से डिस्कस करेंगे सभी पॉइंट्स को लेकर के।